हेलो बच्चों। क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर जो टॉपिक का डिस्कशन किया था वो था आउट ऑफ प्रॉफिट। और मैंने आपको आउट ऑफ प्रॉफिट के अंदर में बताया था कि जब भी आप डिवेंचर्स को रिडीम करते हो तो हमें, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो हमें डीआरआर क्रिएट करना होता है। मेरे बच्चे, आज की क्लास हमें उसी क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, कुछ और कॉन्सेप्ट को ऐड करूंगा। एंड पार्शियल कैपिटल, पार्शियल गुडविल, सॉरी, पार्शियल कैपिटल पार्शियल प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आज की क्लास का मेन फोकस जो होगा ना, वो आज की क्लास से ज्यादा अगली क्लास के लिए हमें मास्टरी करना होगा। तो कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, बट वो मतलब आपको बिल्कुल अपने संतोष सर पे विश्वास करना होगा कि अभी जो बता रहे हैं वो मेरे लिए बता रहे हैं, और सारी बातें आपको समझनी ही पड़ेंगी। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वही टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और हम इसमें आउट ऑफ प्रॉफिट वाले केस को ही अभी लेके चल रहे हैं, तो हम हेडिंग डाल देंगे आउट ऑफ प्रॉफिट का ही हमारा यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। एक कहानी मैंने सुनाई थी, वो हेलमेट वाली। वो कहानी का क्या मतलब है और उस कहानी को कैसे हम इसमें आपका ऐड करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी हम बातों को समझेंगे। बट शायद आज वो मौका हमें नहीं मिलेगा, बट मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपको कहानी दिमाग में रहे। मैं शुरू करता हूँ आउट ऑफ प्रॉफिट की बातें। सुनिए ध्यान से। आज का एग्जाम्पल नंबर 1। अब नंबर कितना था पिछली क्लास में मुझे याद नहीं है, तो 1 मैं इसको ले रहा हूँ। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, उसके आगे का लिखेंगे आप COC लिमिटेड। नाम तो आपने सुना ही होगा, ये नाम आपके खूनों में बस चुका है। आपके शरीर के अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए ना, तो जितने भी टुकड़े निकलेंगे उसके अंदर में ये नाम लिखा हुआ दिखेगा। मैं इस बात को जानता हूं। आगे बढ़ेंगे। COC लिमिटेड कहता है कि आपका इशूड इशूड 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 10 lakhs, 10 lakhs at premium of, at premium of, at premium of 10%, 10% redeemable, redeemable, redeemable at par, out of, out of profits, out of profits available, available for dividend, available for डिविडेंड। ठीक है ना, मतलब वो फ्री रिजर्व का मतलब हो गया कि इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी कि फ्री रिजर्व से ये बोल रहा आपको करने के लिए। ये कोई नई बात अब आपके लिए नहीं, आप इस बात को जानते हैं। कहता है क्वेश्चन में आपका रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट, क्या लिख दिया मैंने, रिडीमेबल एट पार, पार आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आफ्टर, आफ्टर कहता है कि 2 years, 2 वर्षों के बाद ये रिडम्पशन होना है। फिर कहता है कि COC लिमिटेड डिसाइडेड, डिसाइडेड टू क्रिएट DRR, DRR इन, इन टू इक्वल, टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। है ना, ये रिवीजन है पिछली क्लास का, और कुछ मुझे अच्छी बात इसमें ऐड करनी वो बताऊंगा क्या। कम COC लिमिटेड डिसाइडेड टू क्रिएट DRR इन 2 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। कहता है कि मेक एंट्रीज, मेक एंट्रीज, मेक एंट्रीज फॉर इशू, फॉर इशू एंड रिडम्पशन, इशू DRR, इशू की एंट्री, DRR की एंट्री एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एंड रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। एक्चुअली पिछली क्लास में हम लोगों ने जितने भी डिवेंचर्स इशू करने की बात किए थे ना, वो पार पे हुआ था। आज हमने क्या किया, उसमें प्रीमियम का केस ऐड कर दिया। प्रीमियम हो जाए, डिस्काउंट हो जाए, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ भी नई बात नहीं होने वाली है, आप ध्यान सुनेंगे। मैं एंट्री में मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में डेट इसमें दिया नहीं है, डेट होता तो मैं डेट वाइज एंट्री करता। फिलहाल मैं ऐसे लिखूंगा इशू। जरा बताओ इशू किस चीज पे हुआ था? इट वॉज एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, साथ साथ करेंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये जरा बताओ हमारा कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा। आपने इशू किया था 10% प्रीमियम पे, है ना। तो 10 लैक्स और 10% यानी कि 11 लैक्स रुपीज का अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव किया था, 11 लैक्स रुपीज का अमाउंट। अगली एंट्री में क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आपने यहाँ बोला कितना परसेंट, 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट। और क्योंकि इशू प्रीमियम पे हुआ था तो मेरे बच्चे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमने एंट्री कंप्लीट किया। जरा मुझे बताइए 11 लैक्स का जो अमाउंट आपके पास आया था उसमें से कैपिटल के अमाउंट कितने ट्रांसफर किए जाएंगे, 10 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया है दैट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई डाउट इसमें नहीं सर, ये इशू के टाइम की एंट्री हमारी होगी। पर बच्चे अब मैं आ रहा हूँ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 वर्षों में आपको इसको एनुअली ट्रांसफर करना है। तो मेरे बच्चे पहले साल में, क्योंकि यहाँ पे जनरल और किसी की बात नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि सरप्लस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, एंड टू यहाँ पे DRR अकाउंट, DRR अकाउंट। मुझे बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, क्या वो इंस्टॉलमेंट 11 लैक्स पे हो कि 10 लैक्स पे हो। तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना, जब तक कुछ साफ साफ शब्दों में ना बताए, ये DRR का क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू को लेकर होगा, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू। तो हमें यहाँ पे डिवेंचर्स का फेस वैल्यू कितना, 10 लैक्स ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो पहले साल में कितना आपका 5 लाख रुपीज हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रही बात, ये सर हमेशा आपका क्रिएशन ऑफ DRR जो होगा इट विल बी ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट के रूप में लिखे, नोट के रूप में कि DRR विल बी क्रिएटेड only on face value of डिवेंचर्स। जो आपने डिवेंचर्स इशू किया है ना, उसका जो फेस वैल्यू होगा उसी पे क्रिएट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट केसेज। जो जितने केसेज आपने पढ़ा है, डिफरेंट केसेज आपने जो पढ़ा हुआ है कि इशू इस पे होना, रिडम्पशन इस पे होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे कोई मतलब नहीं है। सर क्या हमें नोट लिखना पड़ेगा, कोई नोट नहीं, ये आपके लिए मेरे बच्चे, ये अंडरस्टूड है कि हम जब तक कुछ ना बताए, रिपीट कर रहा हूँ, जब तक कुछ ना बोले हमेशा क्रिएशन आपको फेस वैल्यू पे ही करना है। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में किया। नाउ विल कम टू एंड ऑफ आपका सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर से आपने क्या करना है जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड एंड टू DRR अकाउंट। हमने DRR क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट कह रहा है ना, तो मैं 100% का बनाऊंगा। तो ये आपका कितना हो गया, 5 लाख एंड 5 लाख रुपीज। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। तो हमने सेकेंड ईयर के एंड में क्या किया, ये भी एंट्री पास कर दिया। अब मेरे बच्चे आ गया डेट ऑफ रिडम्पशन यानी कि ऑन रिडम्पशन। हमने टोटल आपका जितना अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स रिडीम करना था उतना पैसा प्रॉफिट से निकाल के अलग रखा हुआ है। नाउ डेट ऑफ रिडम्पशन आ गया और रिडम्पशन आपका पार पे है, यानी कि इस अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा। सर आज आप बहुत फास्ट चल रहे हो ना मेरे बच्चे, ना आप ये ना कहो, आज तो कुछ पढ़ाने को है ही नहीं। पिछले क्लास तक जो हमने पढ़ा उसी का बस रिवीजन कर रहा हूँ। तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है ना। ये आपका निकल गया, जरा बताओ कितना, 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए आपका यहाँ पे एंट्री हमने कंप्लीट कर दिया। और फिर अगली एंट्री में डिवेंचर होल्डर का हमें पेमेंट करना है, तो आप एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जरा मुझे बताइए ये आपका पेमेंट कितने का होगा, नो डाउट कि आपके 10 लाख रुपीज का। तो 10 लाख हमने पेमेंट कर दिया। और आप जानते हैं कि वंस डिवेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, नाउ विल हैव टू चेंज द नेम ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व अकाउंट, एंड वो एंट्री आपको पास करना होगा। मुझे कोई बताएगा आप में से कि DRR अकाउंट में आपके पास अमाउंट कितना पड़ा हुआ है, 5 + 5 10 लाख।
तो वो 10 लाख रुपीज आप DRR को डेबिट करेंगे एंड 2 आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। सर जनरल रिजर्व के जगह पे हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते ना बच्चे, वो अलाउड नहीं है। प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने का मतलब कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे वहां पे आप ऐड करने की बात कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करना है। कोई डाउट आपको? नहीं सर आज आपने नया क्या बताया, अगर इस पे नोट लिखा देते कि फेस वैल्यू पे ही DRR क्रिएट करना तो फिर हम क्वेश्चन कर लेते। आज का टाइम हमारा बर्बाद नहीं होता सर, अगले टॉपिक में जाते। ऐसे ना बोलो, दुख दर्द होता है, मतलब दिल दर्द करता, माफ कीजिए, दिल में दर्द होता है, यस दिल में दुख होता है, कुछ ऐसा ही, मतलब आप ऐसे ना बोला करो। अरे हर एक क्लास में हर एक मिनट में कुछ ना कुछ पर्पस से तभी मैं आपके सामने खड़ा हूं और तभी चिल्ला रहा हूं, अदरवाइज मैं तो इस टॉपिक को चाहो तो आप देखो आधे घंटे में खत्म कर देता। तो आप ऐसे ना बोलो। और आओ जरा मैं आपको बता रहा हूं आखिर मेरा क्या मकसद है आज की क्लास का, है ना। ये मैं पहले इसको मिटा दूं, ये मैं पहले इसको मिटा दूं और फिर मैं आपको अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी के अंदर में। उसके बाद फिर मुझे आज की क्लास का जो मेन पर्पस है वो मुझे आपको समझाना है, ठीक है ना। तो जरा आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस प्लस फ्री PDF नोट्स एंड MTPs एंड RTPs विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. और जरा बताओ किस कंपनी के साथ आप बढ़ना चाहते हो, किस कंपनी के नाम के साथ बढ़ो, जरा मुझे बता दो। एग्जाम्पल नंबर 2 आओ ना, COC की ही बात करता हूँ। COC एजुकेशन, पूरा नाम लिख देते क्या जाता है, COC एजुकेशन लिमिटेड। कहता है यहाँ पे COC एजुकेशन लिमिटेड इशूड, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे इशूड 12,000 10% डिवेंचर्स, 12,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each एट पार। एट पार कर दूं, एट डिस्काउंट ही कर लो ना, क्या जाता है, एट डिस्काउंट ऑफ आपका 10%, कॉमा कहता है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 2 years, 2 वर्षों के बाद आपको रिडीम करना है, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे 5, ठीक है। फिर कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे, फिर कहता है कि कंपनी यानी कि COC एजुकेशन लिमिटेड कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट 100% DRR in the at the end of फर्स्ट ईयर। लो, वो इस बार क्वेश्चन ने कहा कि नहीं जी हमें 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो पहले साल के एंड में ही हम पूरा का पूरा क्रिएट कर लेंगे। मेरे बच्चे जब क्वेश्चन साफ शब्दों में कुछ बोल देगा ना तो आप बिल्कुल उनसे झगड़ा नहीं करना, वो जो बोलेंगे वही ठीक है हमारे लिए आपका। तो कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट DRR, और DRR क्रिएट करने का मतलब ही हो गया कि ये रिडम्पशन हो रहा है कहां से जी, आउट ऑफ प्रॉफिट से। आउट ऑफ प्रॉफिट, आपका बात समझ में आ रही है ना। तो अब ये आउट ऑफ प्रॉफिट इरेलेवेंट वर्ड हो गया, क्योंकि ऐसा कहने का मतलब है कि आउट ऑफ प्रॉफिट आपका रिडीम हो रहा है। बोलता है यहाँ पे मेक एंट्रीज, आपको एंट्रीज पास करनी है, सबकी एंट्रीज पास करनी। मैं बार बार क्यों लिखूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ एग्जाम में पक्का बताएगा एंट्री किसका करना किसका नहीं करना। तो फिलहाल कहता है मेक एंट्रीज यानी कि सारी एंट्रियां पास करें। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में आपको बताऊं, सॉल्यूशन के अंदर में फटाफट आइए। पहला, एक तो डेट ऑफ इशू नहीं बता रहा, तो मैं लिख दूं यहाँ पे इशू के टाइम की एंट्री। इशू के टाइम पे आप लिखेंगे नंबर A,
आपने 12,000 डिवेंचर्स इशू किया है तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना बच्चों? यस सर। तो आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जरा मुझे बताओ कितना? 12,000 इंटू आपका 100, ये हो गया 12 लैक्स। लेकिन 12 लैक्स में मेरे बच्चे 10% का डिस्काउंट हो गया, तो अमाउंट कमिंग 10,80,000। लिखो ना, ये तो कैलकुलेटर की कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं इसके अंदर में। 1080, ये एंट्री कंप्लीट हुआ। अगली एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, थोड़ा जगह छोड़ के, टू आपका 10% डिवेंचर्स अकाउंट, थोड़ा जगह छोड़ के टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। जरा मुझे बताओ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना लिखा हुआ है? 10,80,000। अच्छा मुझे बताओ डिवेंचर के आगे अमाउंट कितना जाएगा? इट्स ऑलवेज द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, दैट इज 12 लाख रुपीज। अच्छा इस बार रिडम्पशन आपको प्रीमियम पे करना है क्या? यस सर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, मुझे बताइए प्रीमियम कितना है? इट्स 5% ऑफ 12 लाख, यानी कि 60,000 का अमाउंट। आपको यहाँ पे डिस्काउंट लिखना है या लॉस लिखना है? सर लॉस ऑन इशू। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है और अगर हम एंट्री को क्लब करते हैं तो वी राइट हियर लॉस ऑन इशू। कितना हो जाएगा? 120 प्लस 60, 180 का अमाउंट। आप देख लेना करके 180 ही निकल के आएगा, है ना? 10% आपका डिस्काउंट का और 5% ही मिलके आपका 15% ऑफ 12 लैक्स 180 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ना अब हमारा यहाँ पे आया एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे बच्चे कहते हैं कि आपको यहाँ पे डीआरआर क्रिएट करना है। तो ये जो आप डीआरआर क्रिएट करोगे ना, वो डीआरआर कितने का होगा? कुछ ना बताया, हमेशा फेस वैल्यू तक। ये लॉस ऑन इशू का आपको राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ करना वो इशू में आपने पढ़ा हुआ है, या तो इसको पार्ट पार्ट में राइट ऑफ कीजिए, या फिर जो आपको सीक्वेंस मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो अब उस पर डिस्कशन करने का मतलब ही नहीं बनता। मैं उस पर डिस्कशन करना भी नहीं चाहता, वो टॉपिक जानते हैं। आज हम रिडम्पशन की मेन बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो डीआरआर जो है इट विल बी क्रिएटेड बाय रुपीज कितना? 12 लाख रुपीज, है ना? इट्स ऑलवेज द फेस वैल्यू। और हमने ये कहां से निकाला? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 12 लाख रुपीज, ये हो गया एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और फिर अब क्योंकि डेट हमें नहीं पता, ऑन रिडम्पशन जब हमारे डिवेंचर्स रिडीम होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा जी? जरा सुनिए मेरी बात। ऑन डेट ऑफ रिडम्पशन क्या होने वाला है? एक तो आपने क्या करना होगा कि आपको डिवेंचर्स को रिडीम करना, इन दो नाम को हटाना होगा। तो हमने 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, जरा बताओ कितना? 12 लाख। सर आज सच्ची में फास्ट चल लो, मत बोलो मेरे बच्चे, दुख होता है मेरे दिल में। आप प्लीज ऐसे मत बोलो, आपको मेरे साथ स्पीड मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सर को लाइफ में पीछे कर दूं और इनसे मैं बहुत आगे निकल जाऊं, तो आपको मेरे साथ स्पीड, मुझसे भी आगे स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज मत दो कि नहीं सर आप पहले लिख लोगे तब हम लिखेंगे, ये सब गलत बातें होती हैं। स्पीड बढ़ाओ ना, कमियां कुछ है तो उसको अपनी दूर करो ना, है ना? ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और फिर मेरे बच्चे अब हम डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे, तो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बोलो जरा आपके पास ये कितने रुपए का? 1260 हमने पे कर दिया, 1260 पे कर दिया। ये 1260 का पेमेंट आपका हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें डिवेंचर्स रिडीम हो चुके हैं, तो डीआरआर नाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो ये रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और जरा बताइए ये एंट्री आपकी कितने से होगी? तो डीआरआर में आपने 12 लाख रुपीज का अमाउंट ट्रांसफर किया था, द होल 12 लाख विल बी ट्रांसफर टू आपका जनरल रिजर्व। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आप प्लीज कॉपी कीजिए, आप कॉपी कीजिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आज की क्लास का जो मेन मकसद है ना, वो अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। तो आप देख लें और मेरी बात आप कॉपी करते रहें। और कुछ बच्चे मेरी बात सुने ध्यान से, जो बहुत बदमाश बच्चे हैं, खास आपके लिए बात बोल रहा हूँ।
आप में से कई सारे बच्चे डाउट सेशन के टाइम पे मुझे बोलते हैं कि सर क्लासेज हमने लेट परचेज किया, या हमारे घर में दिक्कत हो गई, हमारे घर में ये परेशानी हो गई और हमने अभी तक पढ़ाई मेरी स्लो चल रही है, हम क्लास को अभी बहुत पीछे हैं, सर क्या हम इस चैप्टर को छोड़ दें? बच्चे ये सुनते ही ना मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे। काश उस टाइम पे आप मेरे सामने खड़े होते। अगर मेरे सामने खड़े होते ना तो शरीर जो आपका है ना ये दो टुकड़े में बट जाता। अगर मेरे सामने खड़े होकर ही बात बोलते तो ये बात करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये बुजदिल इंसान हम उनको कहते हैं, जो डरते हैं, जिनके अंदर में सिर्फ डर ही डर बैठा पड़ा और कुछ भी नहीं है आपका। अरे काहे का डर? आप इतने छोटे बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं। आपको तो ये होना चाहिए कि अगर मान लो मेरे पास देखो, यहाँ से प्लानिंग सीखते हैं, यहाँ से हम मैनेजमेंट सीखते हैं। अगर किसी कंपनी में हो, आज कोई एक नई कंपनी शुरू हो रही है, जरा आप इमेजिन करना, कॉमर्स के बच्चे हो आप, आपको पता नहीं क्या क्या करना है। एक कंपनी नई खड़ी होती है और वो कंपनी कह दी कि यार टाटा बिरला तो पहले से मार्केट में इतना बड़ा है, अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हम कंपटीशन छोड़ देते हैं। तो क्या गंदा लगता है, कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? अरे मैं कहता हूं कि जितना भी टाइम आपके पास अब पड़ा हुआ है, अब सचेत हो जाओ। कोर्सेज में टोटल कितने आवर्स की स्टडी है उसको देखो, और आपको एग्जाम से 15 डेज पहले तक एनी हाउ कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप कितने भी लेट एडमिशन आपने शुरू किया, लेट पढ़ाई शुरू किया है, तो कितने दिन बचे हुए हैं, कितने आवर्स की स्टडी उससे डिवाइड करो। जब बाकी बच्चे 2 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, आप 4 घंटे की पढ़ाई करो, बट कोर्स पूरा खत्म करो। ये कोर्स पूरा खत्म करना सिर्फ आपके 12 क्लास में मार्क्स लाने या ना लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे। ये वो कॉन्सेप्ट है जिन पे आप बेस्ड होके आप आगे प्रोफेशनल क्लासेस की तैयारी करेंगे। आपका अगर सपना सिर्फ 12 क्लास पास करना है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर खत्म करो इसकी बातें। लेकिन मकसद अगर बहुत बड़ा कुछ बनना है तब तो फिर आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेंगे, कोर्स खत्म करना ही पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही पड़ेंगे। और अगर क्लासेज आपने सीओसी का परचेज किया है इतने दूर बैठकर, तो इसका मतलब कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहते हैं। इसलिए ये काम नहीं कि हम ये चैप्टर छोड़ देते हैं या इतनी तैयारी करके जाएंगे। अरे मेहनत बढ़ाओ ना। अगर आप सचमुच में अपने लाइफ के बारे में सोचते हो तो मेहनत बढ़ाओ, बट कोर्स पूरा खत्म करो। मैं तो यही बात कहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी में क्या बताऊं, आप इसकी कॉपी कर लो। मेरा काम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और उसी पर्पस में अब अगला टॉपिक आपको मैं समझाता हूं, जिसके लिए आज हम लोगों ने इस क्लास को रखा है। ये लीजिए, मैं इसको मिटाऊं और आपको वो चीज बताऊं जो चीज आपको मतलब इस क्लास में एक्चुअली आज सीखना है। कभी भी हिम्मत हारना, कभी भी बीच में कंपटीशन को छोड़ना, कभी भी बीच में इतने ही कोर्स करके जाना, ये सब सब गलत चीज होते हैं। वो गंदे बच्चे होते हैं। और एटलीस्ट आपसे तो ये मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि आप भी ऐसा सोच सकते हो। अरे मम्मी पापा हैं, इतने मेहनत करते हैं आपके लिए, उन्होंने कभी बोला क्या कि यार मतलब मैं उसके इतना नहीं कमाता इसलिए इस बच्चे को आधे में छोड़ देता हूँ, चौथी क्लास 5वीं क्लास पढ़ा के छोड़ देता हूँ? कभी सुना आपने? वो आज भी आपके लिए दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कम अर्निंग है, ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि अर्निंग थोड़ा बढ़े और मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, इसका सपना पूरा करूं। और आप ऐसी ऐसी बातें करते हो यार, ये तो गलत है। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है। Get all classes of class 11 and 12 on this channel. These classes are absolutely free and covers your full syllabus. And इन classes के बीच में जो questions कराए गए हैं वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप खरीद सकते हैं हमारी क्लास 11 एंड 12 की बुक्स। इस बुक में कवर होंगे आपके फुल सिलेबस के क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो लेक्चर्स में कराए गए हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चंस, प्लस और भी जो अदर बुक्स होती हैं उनके रिविजनरी क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आप ये बुक रेफर करते हैं तो आपको और कहीं से भी रिवीजन करने की नीड नहीं है। So start studying today and contact us on the numbers given below to avail your books. ये गलत है मेरे बच्चे, आप ऐसे ना बनो। आप कम से कम अपने मम्मी पापा से सीखो, जो आपके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं दिन रात। वो रात में सोते हैं ना तो भी सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। बिलीव करो, मैं जानता हूँ, मेरे भी मम्मी पापा हैं और मैं भी किसी का बच्चा हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं वहां भी देखता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ।
तो प्लीज़ आप अच्छे बने, पढ़ाई करें, कोर्स पूरा ख़त्म करें और आपको आगे लाइफ में बहुत कुछ पाना है। एनीवे, मैं अब आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसकी कॉपी आपको नहीं करनी। आपको एक बैलेंस शीट से कुछ मैं समझाना चाहता हूं और आपको इसकी कॉपी नहीं करनी। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में बैठने के लिए होती है। फिर जब मेरा काम खत्म हो जाए, आपको मन करे तो आप कहीं नोट डाउन कर लेना, अगर मन करेगा तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सुनिए मेरी बात, देखो बैलेंस शीट में दिखाता हूं। एक कंपनी मान लो सीओसी का, इन्होंने 10% डिवेंचर्स इशू किए, 10% डिवेंचर्स इशू किए और मान लो ये डिवेंचर्स आपके 10 लाख के, 10 लाख। तो इनके बैंक में पैसे कितने आ गए? 10 लाख रुपए, 10 लाख। समझो मेरी बात? ये सर बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा, उसका मकसद क्या है वो अगली क्लास में समझ में आएगा, बट आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। अब इन्होंने क्या किया जी, ये डिवेंचर्स वाले जो पैसे हैं ना, इनसे कई सारे इन्होंने एसेट्स परचेज कर लिया, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी आपका, हमें उस पर नहीं जाना। और ये बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने पैसा कमाया, प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे। पहले साल में मान लो इनका प्रॉफिट हुआ आपका 9 लाख रुपीज। अरे हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पैसा आज से 2 इयर्स के बाद रिडीम करना है, 2 साल के बाद वापस करना है। तो अगर प्रॉफिट 9 लाख रुपीज कमाया तो इनके बैंक में रुपए कितने आ गए? 9 लाख रुपीज। क्योंकि ये पैसा 2 साल के बाद रिडीम करना है और ये रिडम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इन्होंने जरा बताओ, 10 लाख रुपीज अगर हमें इकट्ठा करना है 2 साल में डीआरआर के अंदर में, तो हर एक साल कितना पैसा हमें जमा करना पड़ेगा? 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। 5 लाख इस साल जमा कर दो प्रॉफिट से, 5 लाख अगले साल जमा कर लो, 10 लाख हो गया और फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो पता है क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टाइम पीरियड। जीरो का मतलब आज का दिन, ये हो गया आपका एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये आपका हो गया एंड ऑफ आपका सेकेंड ईयर, है ना, 2 साल। मैं थोड़ा और कहानी को बढ़ा दूं क्या? ये चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 साल की कहानी यहाँ पे हो गई। और डेट ऑफ रिडम्पशन जो है ना, मतलब क्योंकि मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, डेट ऑफ रिडम्पशन इसके बाद यहाँ पे कहीं पे, जैसे मान लो ये आपका ज़्यादा डेट के चक्कर में जाना, मैं कुछ समझा रहा हूँ। ये आपका 31 मार्च मान लो 2021 है, ये आपका 31 मार्च यहाँ पे 2022 है। और ये डेट ऑफ रिडम्पशन जो होना है ना, वो होना है मान लो आपका 15 जुलाई 2022 को। मतलब ये मान लीजिए कि ये जो इश्यू हुआ था वो मान लो आप कि आपका 15 जुलाई 2021 को हुआ था, 20 को हुआ था एक्चुअली, ठीक है ना, कुछ भी डेट हो सकता है। तो ये इश्यू का डेट है, ये इश्यू का डेट है और ये हमारा क्या है? रिडम्पशन का डेट है, ठीक है ना। बस आपको मेन चीज पे समझना है। तो मेरे बच्चे, इसके बाद समय गुजरा, जब यहाँ पे हम आए तो हमने 9 लाख का प्रॉफिट कमाया, बैंक में 9 लाख रुपीज आ गए। हमने कहा कि भैया 2 साल में हमें इक्वल पैसा इकट्ठा करना डीआरआर में, तो 5 लाख रुपीज हम इकट्ठा करते हैं। यानी कि हमने क्या किया जी, इसमें से 5 लाख माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 4 लाख। और डीआरआर में हमने यहाँ पे कितना ट्रांसफर कर दिया? 5 लाख रुपीज का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो यहाँ पे क्या हो मेरे बच्चे कि मैं एक एंट्री दिखाऊं, तो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कम करके डीआरआर डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमने 5 लाख रुपीज यहाँ से ट्रांसफर कर लिया। हमने अपने शेयर होल्डर्स को कहा, अपने मालिक को कहा कि 9 लाख का प्रॉफिट तो था, लेकिन 5 लाख हम आपको नहीं देंगे, कंपनी में रहने दो, डिवेंचर्स को रिडीम करने की रिक्वायरमेंट आएगी, अदरवाइज बाद में बहुत परेशानी होने वाली है। वो मान गए, तो डीआरआर में 5 लाख और प्रॉफिट हो गया 4। मैं कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। तो ये 4 लाख उन्होंने क्या किया? एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में आपसे बात की थी। तो अगर ये 4 लाख रुपीज अगर डिविडेंड पे कर दिया तो प्रॉफिट मेरे बच्चे 4 लाख खत्म हो गया, बैंक से 4 लाख खत्म हो गया, कितना बच गया? 5 लाख का अमाउंट। यही पढ़ा ना हमने अभी तक? ये सर। तो होता क्या है कि पहले साल के एंड में हमें क्या दिख रहा है मेरे बच्चे, मैं दिखाऊं आपको इस एंट्री के बाद कि बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल काम वाली बातें सिर्फ लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इस साइड में डीआरआर कितना दिख रहा है? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और इसके नाम का पैसा कहां दिख रहा है? बैंक में दिख रहा है। कितना बैंक में पैसा दिख रहा है? 5 लाख रुपए।
यही हुआ ना, डीआरआर जो हमने क्रिएट किया उसका पैसा बैंक में पड़ा हुआ। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ पे ये बैलेंस शीट में बस थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, मुझे पता है डिवेंचर भी है, बहुत सारी बातें, बट रेलिवेंट बात करना चाहता हूँ एक्चुअली। एक बात बताओ, मैं आपके पास आया आपके घर में और आपसे पूछा कि एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड में जो डीआरआर का जो 5 लाख रुपीज अमाउंट है, ये जो 5 लाख रुपए दिख रहा है डीआरआर, ये क्या था? तो आपने कहा कि सर वो प्रॉफिट जो हमने कमाया था ना, तो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कि कल को हमें आपका एसेट्स बेचने की नौबत ना है, दोबारा लोन लेने की नौबत ना है, तो हमने प्रॉफिट से निकाल के डीआरआर में 5 लाख ट्रांसफर कर दिया और बाकी पैसा ही शेयर होल्डर्स को दिया। ठीक है, अब देखो बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ, 5 लाख रुपीज। ये बैंक में पैसा क्यों रखे हो? क्योंकि हमें डिवेंचर्स रिडीम करना है, तो डिवेंचर्स रिडीम करने के लिए जो 5 लाख रुपए हैं वो आगे यूज होंगे, इसलिए हमने बैंक में छोड़ दिया। हमने आपकी बात मान ली और मैं आगे बढ़ा। मैं आया अब सेकेंड ईयर के एंड में। मेरे बच्चे, सेकेंड ईयर के एंड में फिर से आपने प्रॉफिट कमाया, मान लो आपने 7 लाख का प्रॉफिट कमाया और 7 लाख बैंक में बढ़ गया, तो 5 + 7 कितना हो गया? 12 लाख रुपीज का अमाउंट। इनमें से 5 लाख आपने फिर से डीआरआर में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे 2 लाख रह गया और डीआरआर कितना हो गया? 10 लाख रुपीज, है ना। और फिर मान लो ये 2 लाख आपने डिविडेंड के रूप में पे कर दिया, तो ये खत्म हो गया और बैंक से आपका यहाँ पे खत्म। डिविडेंड पे करने की हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डीआरआर के बारे में एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हैं। तो अब देखो एक एंट्री और हुआ सेकेंड ईयर के एंड में। यहाँ पे हमने क्या किया जी, प्रॉफिट लॉस से निकालकर आपको डीआरआर में हमने फिर से ट्रांसफर कितना कर दिया? 5 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 5 लाख रुपीज, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसा रिडीम करने के लिए चाहिए, तो इसलिए। तो जरा बताओ, इस एंट्री के बाद अब जो बैलेंस शीट आपका हुआ उसमें क्या इंपैक्ट दिख रहा है? तो डीआरआर जो आपका 5 लाख था, वो 5 और यानी कि 10 लाख रुपीज हो गया। मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना भी प्रॉफिट कमाया था उसमें से 10 लाख रुपीज हमने सेव कर दिया अलग से डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए। हमने उसका पेमेंट किसी को नहीं किया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये हो गया। अच्छा, मुझे बताओ कि अब बैंक में आपका पैसा डीआरआर वाला कितना रह गया? तो 5 लाख यहाँ पे और 5 लाख आपने, ये देखो ये टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपीज। तो बैंक में आपका 10 लाख रुपीज हो गया। फिर ऑन डेट ऑफ रिडम्पशन आएगा और डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए अब हमारे पास पैसे हैं, इस पैसे से डिवेंचर का रिडम्पशन कर देंगे और डीआरआर ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व अकाउंट में। ये बात आपको पता है, नई बात मैंने कुछ सिखाई नहीं। मैंने ये कहानी पता नहीं दोबारा क्यों रिपीट किया, जबकि कहानी हमने आई थिंक पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी आपके साथ किया हुआ है। फिर दोबारा क्यों? सुनो मेरी बात ध्यान से, और सिर्फ ये बताना कि जो बात मैं आपको बोल रहा हूं उसमें लॉजिक है कि नहीं, बस इतनी बात मुझे करना। एक बार आप वहीं से हाथ उठा देना, मैं समझ जाऊंगा, आपकी अंतरात्मा मेरी अंतरात्मा मैच करती है, मैं समझ जाऊंगा कि आपने हाथ उठाया कि नहीं किया। सुनिए मेरी बात। देखो, पहले साल के एंड में आपने बैंक में कितना रखा है? 5 लाख रुपीज सेव कर दिया, सेफ्टी, अच्छी बात है। सेकेंड ईयर के एंड में 5 लाख और जमा किया, टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपीज हो गया, अच्छी बात है। यहां पर रिडीम करने की कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पे आपने पहले साल के एंड में जो बैंक में 5 लाख रुपए छोड़ दिया, ये 5 लाख रुपए बैंक में छोड़ने से क्या फायदा हुआ? जरा इमेजिन करो, इमेजिन करो। पता है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, 11th क्लास में, कि बैंक जो होते हैं ना, बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जैसे सीओसी एजुकेशन है, तो सीओसी एजुकेशन का करंट अकाउंट होता है, कंपनी का करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में पैसे होते हैं। जितने भी पैसे मेरे करंट अकाउंट में होंगे ना, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। वो सेविंग अकाउंट, आपके पापा मम्मी का जो अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे मिलता है, लेकिन मेरे बच्चे करंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलते। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफी हुई कि आपने 5 लाख रुपए, 5 लाख आपने यहाँ पे बैंक में छोड़ दिया 2 साल के बाद जो डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उनके लिए, और ये 5 लाख रुपए ब्लॉक्ड हो गया, एक तरीके से आपका ब्लॉक हो गया। आप देखो यहां पे फिर से वही काम हुआ जी। आपने जो 5 था बैंक में 10 लाख कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 15 जुलाई को पेमेंट करना, बैंक में पड़े रहने दो। अरे क्या फायदा बैंक में पड़े रहने देने से? क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि अच्छा होता कि जो पैसा आपने बैंक में 5 लाख यहाँ पे छोड़ा हुआ है डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए अलग से आपने रखा हुआ है, उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दो कि आज ये पैसा बैंक से निकल के एफडी में, एफडी कर दो, मैं कहता हूं फिक्स डिपॉजिट ही कर दो, आप एफडी में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या होगा कि भैया जब एफडी में चला जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ कमाई हमारी बढ़ जाएगी।
बोलो ना, लॉजिकल बात कर रहा हूं ना। आपने अभी क्या किया, ये 5 लाख बैंक में छोड़ दिया कि भैया यहाँ पे हम उसको लेकर पे करेंगे। कितना बेवकूफी की बात है। ये बात वैसे ही हो गया जैसे आपके पापा मम्मी आपको पढ़ाना चाहते हैं, और पढ़ाने के लिए मान लो उनको लगता है कि आज से 10 साल के बाद मेरा बच्चा जो है ना, उसको पढ़ाने के लिए 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट आएगी, तो उन्होंने अपने इनकम से 10 लाख रुपीज निकाल कर उन्होंने तिजोरी में जमा कर दिया। तिजोरी में रहने से क्या फायदा, वो पैसा 10 लाख जितना निकाला उतना ही रह जाएगा। अरे पापा मम्मी अगर समझदार हैं तो फिर वो तिजोरी में ना रख के बैंक में एफडी करेंगे, वहां पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा उस अमाउंट के ऊपर। मैं बात बोलो ना, सच बोल रहा हूं ना, ये सर बात तो लॉजिकल है। कंपनी भी ये काम करती है मेरे बच्चे, कंपनी भी काम करती है। कंपनी कहती है कि भैया हमने प्रॉफिट लॉस से पैसे डीआरआर में सेग्रीगेट किया, अच्छी बात है, लेकिन इसके नाम का जो पैसा है ना, वो बैंक में क्यों छोड़ूं? क्यों ना उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्यों ना उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर दूं। तो सोचो ना, अगर बात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती है, मैं कहानी को फर्स्ट ईयर में लेकर आ जाऊं क्या, या यहीं से देख लो, पहले साल के एंड में जो बैंक में पैसा था ना, हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये पैसा इन्वेस्ट होगा तो पता है क्या होगा, बैंक आपका 5 लाख रुपीज कम हो जाएगा, बैंक आपका कम हो जाएगा, और यहां पे एक नाम आ जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और कितने का जी, 5 लाख रुपीज का अमाउंट। समझो ना, यहां यहां कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हमने प्रॉफिट से सेग्रीगेशन किया है, वो पैसा हमने डीआरआर में ट्रांसफर किया, ठीक है। अब जो पैसा डीआरआर का बैंक में पड़ा हुआ था ना, हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि मेरे बच्चे इसका पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा है उस इन्वेस्टमेंट के नाम के पहले ये नाम लिखना पड़ता है। तो हम क्या बोल देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन फंड रिजर्व भी लिख सकते थे, डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा होता है क्योंकि बुक आपका यूज करता है डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख रुपीज। तो हमें क्या करना होगा, अगर ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो एक एंट्री और पास करना होगा, और वो एंट्री क्या हो जाएगा जी, अभी लिखना नहीं, मैं सब कराऊंगा आपको। इसके साथ एक एंट्री क्या हो जाएगा, तो मैं अब देखो यहाँ पे एक एंट्री है, दूसरी एंट्री क्या बनती है यहाँ दिखा देता हूँ। हमारे बैंक से पैसा निकल जाएगा, हमने उसको और अच्छा कर दिया, बैंक से हटा के हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। नाम क्या दिया, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना, क्योंकि पैसा हमने इसी वाले पैसे को हमने इन्वेस्ट किया है, तो नाम होता है डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना, 5 लाख। इससे फायदा क्या हुआ बच्चे, कि अब बैंक में ना रह के पैसा इन्वेस्ट हो गया, हम उस पर कुछ इंटरेस्ट कमाएंगे, कुछ इनकम होगा, फायदा होगा। वो इंटरेस्ट कमाना, उसका क्या करना, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आप बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे, आपके 12 क्लास तक में स्टडी उसका नहीं है। थोड़ा बहुत है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखेंगे जहां पे मेन फोकस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक एंट्री यहाँ पे क्या होगा जी, प्रॉफिट लॉस से पैसा डीआरआर में जाएगा, फर्स्ट एंट्री। और अगर डीआरआर के नाम का पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो एंट्री क्या होगा, डीआरएफ इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, आपको इन्वेस्ट करते हुए दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से मेरे बच्चे यहाँ पे आपने क्या किया, एक तो आपने प्रॉफिट से पैसा डीआरआर में ट्रांसफर किया, अब डीआरआर के नाम का जो पैसा वो इन्वेस्ट होगा, कितना इन्वेस्ट होगा ये ध्यान देना। अब यहाँ पे बैंक में 10 लाख रुपए नहीं है, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूं, DRI इन्वेस्टमेंट, पिछले साल वाला कितना, 5 लाख रुपए, और नया पैसा इसमें 5 लाख ही तो आया। अरे ये जो 5 बढ़ के 10 हो गया, तो 5 लाख जो इस बार ट्रांसफर किया उसी का पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है, इसको भी इन्वेस्ट कर दो, बोलो ना हाँ, इसको भी। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या होगा, ये 5 लाख कम हो जाएगा, और 5 से ये आपका और बढ़ जाएगा, है ना, उसमें कुछ कमाएंगे। तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड एंड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना जी, 5 लाख एंड 5 लाख रुपीज का अमाउंट। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम माफ कीजिए, ये एंट्री यहाँ पे नहीं हो रहा, ये एंट्री यहीं पे हो रहा है, ये काम किया आपने। तो हमने यहाँ पे क्या किया जी, अब 2 काम हो रहा है मेरे बच्चे, दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, बच्चे उल्टा सीधा समझते हैं, आपको काम नहीं करना। तो हमने क्या किया, पहले ध्यान सुनना, प्रॉफिट से पैसा हमने ट्रांसफर किया डीआरआर में, फर्स्ट एंट्री पास्ट। फिर डीआरआर के नाम का पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ था, पैसा जो बैंक में था, हमने उस पैसे को, उस बैंक में जो पैसा था उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो बैंक कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा।
और क्योंकि वो डीआरआर का पैसा है तो उस इन्वेस्टमेंट के पहले उसका नाम लिख देंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया है डिवेंचर्स फंड का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा बच्चे, चलेगा चलेगा। अब आपका यहां पे आ गए इस दिन पे जो डेट ऑफ रिडम्पशन है, तो डेट ऑफ रिडम्पशन पे अब जरा बताओ कि क्या पैसा आपके उस बैंक में है? नहीं सर, ये पैसा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे पड़ा हुआ है क्योंकि हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया था। देखो ये दिख रहा होगा आपका। तो आपका काम क्या होगा, क्योंकि अब डिवेंचर्स को रिडीम करना है मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट को आप बेच दोगे। बोलो ना हाँ, अब तो पैसा चाहिए ना डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट बिक जाएगा तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम हो जाएगा और जितने में भी बिकेगा उससे आपका बैंक बढ़ जाएगा, है ना। फिलहाल मानते हैं कि 10 लाख में ही बिक गया, मानते हैं हमने इस पे इंटरेस्ट जो कमाया होगा वो हमारे प्रॉफिट लॉस में गया होगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट था मतलब एफडी हमने एक तरीके से तोड़ दिया। तो जब एफडी टूट गया मेरे बच्चे, तो अब हमारा क्या होगा जी, अब बैंक यहाँ पे बढ़ जाएगा दोबारा। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, वो खत्म हो जाएगा। कितने से? 10 लाख रुपए से। सर कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता है, सब केसेज हम बाद में देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट अभी आप सीख रहे हैं। तो बैंक टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब इन्वेस्टमेंट बिक गया, इन्वेस्टमेंट बिक गया तो आपका पैसा दोबारा कहां बढ़ गया जी, बैंक में बढ़ गया। अब हम डिवेंचर्स को रिडीम कर देंगे और जब डिवेंचर्स रिडीम हो जाएंगे तो मेरे बच्चे डीआरआर जो था उसको हम क्या करेंगे जी, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है आपका रिडम्पशन, हमने किया आउट ऑफ प्रॉफिट। एंड जो डीआरआर का पैसा है दैट अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन सम गिवन सिक्योरिटीज। इसमें लॉ बहुत सारी बातें करता है, उसका हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। दिमाग शांत कीजिए, दिमाग शांत, और सुनो मेरी बात। हमने अभी तक आपसे क्या कहा, अब क्या हो रहा है, इमेजिनेशन में आ जाओ, दिमाग को शांत करते हुए। हो क्या रहा है जी, तो जब हम प्रॉफिट लॉस से पैसा डीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एंट्री, उसके बाद सर ने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन कहता है कि हमने उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर क्वेश्चन कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमें क्या करना होगा, वो डीआरआर के नाम का जो पैसा बैंक में था ना, उस पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, डीआरआर पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा बच्चे, वो तो है ही उसी का नाम का जो पैसा है ना, उसी के नाम का जो पैसा है उसको हम चेंज कर रहे हैं, पहले बैंक में था अब डीआरआर के नाम पे हो जाएगा। इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 आज बताना चाहता हूं। लिखो ना यहाँ पे, लिखो ना यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका ए लिमिटेड कहता है कि इशूड, लिखिए मेरे साथ, इशूड 10% या 12% डिवेंचर्स of rupees 10 lakhs on सेम को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ऑन 15th जुलाई, साथ साथ लिखेंगे 2000, क्या डेट लिया था, 2020। ए लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ 10 lakhs ऑन 15th जुलाई 2020, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे आप, 15 जुलाई 2020, redeemable after 2 years, आफ्टर 2 years, 2 वर्षों के बाद उसको हमें रिडीम करना है, रिडीमेबल आफ्टर 2 years, फुल स्टॉप। कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट 100% DRR out of profits in two equal annual installments, दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में कहता है कि वो हमने यहाँ पे करना है, क्रिएट करना, ठीक है ना। तो कंपनी डिसाइड टू क्रिएट 100% DRR आउट ऑफ प्रॉफिट इन 2 equal annual installments, फुल स्टॉप। कहता है कि ए लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट amount of
amount of DRR, in fixed deposits bearing interest at the rate of 6% per annum. 6% per annum. ठीक है ना? आप मेरे साथ लिख रहे इस बात को. कहता है कि मेक एंट्रीज फॉर 2 years. आपको इन 2 वर्षों की एंट्री करना है. इग्नोर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पे जो इंटरेस्ट कमाओगे वो कहता है कि इग्नोर करो. अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते. आपके संतोष सर उसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे. अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए. ऐसा ये क्वेश्चन आपको बोलता है. सर अभी जो आपने बोला वो कहाँ लिखा हुआ है? अरे बोला ना मैंने, लिख दिया इसका मतलब. अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे यहाँ पे. आइए जरा शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे. सॉल्यूशन के अंदर में हमें क्या दिख रहा है? ये डायग्राम हमारा. अच्छा एक चीज और लिख दो यहाँ पे. फाइनेंशियल ईयर ends on 31st March each year. 31st March each year. सर बुक से क्वेश्चंस कब कराओगे? पहले आप लिखो तो, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो. बुक में तो फिर तो बच्चे का खेल हो जाएगा इन सबको जानने के बाद. आप यहाँ लिखो. एक तो आपका डेट है इट्स 15th July 2020. 2 साल के बाद रिडीम होना है तो 15th July, ऐसे 14 जुलाई होना चाहिए. एक ऐसे होता है, कुछ भी ले लीजिए कोई बात नहीं. 2022. ईयर एंडिंग 31st मार्च को हो रहा है तो इसके बाद पहला 31st मार्च आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा. 31st मार्च 2021 एंड दूसरा 31st मार्च यहाँ कहीं पे आएगा. 31st मार्च 2022 आपका. ये 2 साल की कहानी. हमें इसकी एंट्री पास करना है. तो मेरे बच्चे पहले मैं आपको 15th जुलाई 2020 की एंट्री दिखा रहा हूं, यानी कि ऑन डेट ऑफ इशू क्या होगा जरा बताओ. आपने डिवेंचर्स इशू किया है ना, तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड. लिखो ना मेरे साथ. 2 आपने कहा यहाँ पे 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सर अभी के किसी भी क्वेश्चन में आप जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा करते थे तो आप यहाँ रेट नहीं लिखा करते थे. अब क्यों? बदमाश हो आप, कुछ भी लिखो. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप लिखो चुपचाप, बदमाशी नहीं करते. गंदी बात मत पूछा करो मुझसे आप. 10 लाख रुपीज का अमाउंट. अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? जितना बड़ा नाम लिखो उतना अच्छा उसके एग्जामिनर को. पूरा नाम लिखिए. और फिर आपका 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट. 12% डिवेंचर्स अकाउंट है ना, डिवेंचर अकाउंट. ये एंट्री हमारा कितने से हो गया? 10 लाख. तो यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए. अब मेरे बच्चे समय आगे चला, चलते पहला साल का एंड आ गया, यानी कि 31st मार्च 2021. बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना. जो चीजें यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली बैलेंस शीट में दिखाया था, अब उसको मेमोराइज करके आप यहाँ पे एंट्री पास करेंगे. क्या हम लोग करने वाले हैं? क्योंकि 10 लाख का डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो वी नीड 5 लाख. 5 लाख रुपए आपका बनाना होगा. तो 31st मार्च 2021 को मेरे बच्चे 5 लाख रुपीज का पहले आपने क्या करना होगा जी? यहाँ पे हमें DRR क्रिएट करना होगा. तो आपने बोला प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू DRR अकाउंट. कितना? 5 लाख. जरा मुझे बताओ, इस एंट्री को पास करने के बाद अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में ये चल रहा है कि सर DRR का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, क्या इस बार वो पैसा बैंक में ही छोड़ दूं या इन्वेस्टमेंट करूं? इस बार सर क्वेश्चन ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है. मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको तभी पास करनी है जब क्वेश्चन बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है. अगर वो इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं बोलेगा तो फिर आपको नहीं करना, क्योंकि ये कंपनी का पॉलिसी है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, उनके ऊपर डिपेंड करता है. अगर उनको लगता है कि नहीं जी पैसा मैं बैंक में छोड़ दूंगा तो बैंक में छोड़ सकते हैं.
फिर हमें एंट्री नहीं करना, मैं इसका नोट भी लिखाऊंगा। तो जब क्वेश्चन कहेगा कि आपने डीआरआर का पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तभी इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री पास करनी है। बात समझ में आ रही है? ये सर, तो क्योंकि यहाँ पे कहा है कि इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है जी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डीआरआर का जरा बताओ, हम लोग डीआरआर को इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग डीआरआर को इन्वेस्ट करेंगे या डीआरआर के नाम का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियस बात है, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। पैसा इन्वेस्ट होगा मेरे बच्चे, और जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो बैंक आपका कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना? 5 लाख रुपीज, 5 लाख से। और हमारा क्या बढ़ जाएगा? डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट में लिख दिया, कौन उतना बड़ा नाम लिखे? सर एग्जाम में हम लिख सकते हैं, हाँ अलाउड है, आप लिख सकते हैं। आपने इसको डीआरआर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या डिवेंचर्स रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलाउड है। ऐसे अच्छा नाम यही होता है फंड। जब किसी रिजर्व के पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फंड वर्ड यूज करते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, डीआरआर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मैं अभी फिलहाल ना डीआरआर इन्वेस्टमेंट ही लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमने ये 2 एंट्री पास कर दी, ये हमारा 31 मार्च 2021 की एंट्री कंप्लीट हो गई ना। समय और आगे बढ़ा मेरे बच्चे, समय आगे चला, चलते 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 फिर से साल का एंड आ गया। और फिर से आज हमें क्या करना है जी, यहाँ पे 31 मार्च 2022 को मेरे बच्चे फिर से आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस से पैसा निकाल के विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू डीआरआर अकाउंट। डीआरआर अकाउंट बताइए कितना? अगेन 5 लाख, है ना। सब कुछ क्वेश्चन बताएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना। सर ना बताया तो मैंने कहा ना, सब बताएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना। प्रॉफिट लॉस टू डीआरआर, अभी बुक में क्वेश्चन दिखाऊंगा क्या निकल के आएगा। और अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, फिर से ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी नाम, टू बैंक अकाउंट। और ये भी 5 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया। 5 लाख तो पिछली बार वाला पिछली बार इन्वेस्ट हो गया था, ये भी हमने इन्वेस्ट कर दिया। नो डाउट कि इस इन्वेस्टमेंट पे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा, बहुत सारी बातें हुई होंगी, बट वो अभी आपके एंट्री का पार्ट नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कि उसकी एंट्री करो, उसने कह दिया इग्नोर करो, तो हमने कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया मेरे बच्चे। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से पैसा डीआरआर में भी चला गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब समय आगे चला और वो दिन आ गया 14 जुलाई 2022, जो डेट ऑफ आपका रिडम्पशन है, ये डेट आपका आ गया। अब हमें यहाँ पे एंट्री पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 14 जुलाई 2022 को जो डेट ऑफ रिडम्पशन है, जब हमें यहाँ पे एंट्री पास करना है, तो अब हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। मुझे बताओ कि क्या डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो पैसा आपने 10 लाख रुपए इकट्ठा किया था, क्या वो पैसा बैंक में है? क्या वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ? क्या नहीं सर, वो सारे पैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रूप में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस इन्वेस्टमेंट को पहले सेल करके वो एफडी वाले पैसे को पहले बैंक में यानी कि करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ, वो इन्वेस्टमेंट हमारा बिका कितने में? कहीं क्वेश्चन बता रहा है क्या? कहीं कुछ नहीं बता रहा, वो कितने में बिका। कुछ ना बताए तो हमेशा मानना जितने रुपए का हमने एफडी यानी कि इन्वेस्टमेंट किया था, उतने ही पैसे मिले होंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सेल कर दिया। सर घाटा फायदा हो आगे का विषय है। अभी तो मैंने कहा ना, जितना मेरा दिमाग बोल रहा है उतना ही आप मेरे साथ चलिए, आगे पीछे नहीं जाना। 10 लाख रुपीज का हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया और हमने 10 लाख रुपीज आपका यहाँ पे बैंक में रिसीव कर लिया। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सेल कर दिया। कुछ भी नरेशन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 14 जुलाई को मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। अब हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए रोक नहीं सकती। तो आओ ना, हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। जैसे हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये आपका कितने का डिवेंचर है? 10 लाख रुपीज, 10 लाख। और फिर हम अगले एंट्री में डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे। तो आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, हमने 10 लाख रुपीज यहाँ पे इनका पेमेंट कर दिया। तो 10 लाख रुपए हमारे डिवेंचर होल्डर का पेमेंट भी हो गया।
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसमें, सारी बात आपको समझ में आ रही है, मैं जानता हूं। और मेरे बच्चे डिवेंचर्स रिडीम हो गए, तो डिवेंचर्स रिडीम होने के बाद आपके बैलेंस शीट में जो नाम आपका दिख रहा है डीआरआर, अब इस नाम की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर। तो आज ही के दिन पे, मेरे पास जगह नीचे कम है, मैं ऊपर लिख देता हूं, आप नीचे लिखेंगे। आज ही के दिन पे हम लोग डीआरआर में जितने भी अमाउंट दिख रहे हैं, यानी कि वो 10 लाख रुपीज, उस 10 लाख को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी? जनरल रिजर्व अकाउंट में। मतलब जो एंट्रीज आप पहले से करते आ रहे हैं वो एंट्री तो वैसे ही बनेगी, बस सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली बात को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब प्लीज कॉपी करें। आपने अगर थोड़ा सा स्लो है और लगता है कि अभी तक आप यहाँ तक नहीं लिखे हैं, तो मेरे बच्चे वीडियो को पॉज करें, पॉज करके आप इसकी कॉपी करें, उसके बाद आगे बढ़े। मैं नहीं रुकने वाला, बस मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ इस समय को देने के लिए कि हाँ जी आप वीडियो को पॉज करेंगे तो मैं आपको बोर्ड पे नहीं दिखाई दूंगा। आप इसकी कॉपी कर ले, मुझे कुछ नोट लिखाना है, ठीक है? ये मानते हुए कि आपने वीडियो को पॉज करके आपने उसको लिख लिया होगा, मेरे बच्चे मैं अब आपको इसी पे एक नोट लिखाना चाहता हूँ। लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखेंगे लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। ये क्यों नहीं चलता? लिखेंगे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फंड या रिजर्व कुछ भी कह दे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना? लिखिए यहाँ पे। और हाँ, आगे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन केस रिडम्पशन, ये कब चीजें चल रही है, नोट कब काम करेगा? इफ रिडम्पशन, इन केस रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर रिडम्पशन आपका आउट ऑफ प्रॉफिट होता है मेरे बच्चे, तब हम ये आपकी बातें लेके चल रहे हैं। और वो क्या बातें हैं लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 1, एंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट will be made only if specified in questions। अगर क्वेश्चंस में आपको साफ साफ कहता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तभी इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री आपने करनी है, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना बच्चे? फुल स्टॉप। बट entries for DRR will always be made if redemption is out of profit। अगर रिडम्पशन आपका आउट ऑफ प्रॉफिट है, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो मेरे बच्चे डीआरआर वाली एंट्री तो आपको करनी ही करनी है ना? क्योंकि वो अंडरस्टूड है, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब डीआरआर क्रिएट करना। तो यहाँ पे तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। एनी हाउ, समझ लो ना? ये जितने भी आपका ये एंट्री आपका आया, ये एंट्री आया, ये आपका जो एंट्री आया, ये कब होगा? अगर क्वेश्चन बोलेगा तब आपका, ठीक है ना? और फिर आपका नोट नंबर 2 लिखेंगे, इफ सेल प्राइस ऑफ डीआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। मैं एक्चुअली ना आपको अभी परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए बाबा बोला रिजर्व, इसको डीआरआई भी बोलते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो कई सारे नाम से आपका डिवेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट, कई सारे नाम से, तो मैं दिखाऊंगा। इफ सेल, फिलहाल मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इफ सेल प्राइस ऑफ डीआरआर इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना करे, क्वेश्चन कॉमा वी एज्यूम that it has been sold at its book value। मतलब जितना बुक में उसकी वैल्यू है उतने में ही हमने यहाँ पे बेचा है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, एंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट आपको तभी करना है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो।
लेकिन एंट्रीज फॉर डीआरआर विल ऑलवेज बी मेड इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट आपका। फिर सेल प्राइस, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट पे लेके आना चाहता हूँ, और भी कॉन्सेप्ट पे आपके माइंड को बिल्कुल शार्प करना चाहता हूँ बच्चे, और कुछ मकसद नहीं है मेरा। तो आप पहले इसकी कॉपी कर लिया आपने, ये सर, ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। इसको हटा दो सर। ये इन्वेस्टमेंट करने वाली जो बात है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने वाला एंट्री हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में ही होगा क्या? इसका जवाब तो आप खुद दे सकते हो। मैं आपको कुछ दिखाता हूं यहां पे। ये लीजिए, इसको मैंने मिटा दिया। इसको मैंने मिटा दिया और मैंने एक सवाल अभी बोला था, उसको भूल ही जाओ फिलहाल, क्योंकि मैं वो अगली क्लास में उसको लिंक करूंगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अभी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है ना, फंड के बारे में भी बता दिया, डीआरआर के बारे में। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे जाना चाहते हैं, पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट, पार्शली आउट ऑफ कैपिटल, है ना। लिखेंगे आज का नया टॉपिक, आपका हेडिंग, नया पेज ले लो कि इफ रिडम्पशन, नया टॉपिक, नया पेज ले लेंगे। इफ रिडम्पशन इज पार्शियली आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड पार्शियली आउट ऑफ कैपिटल, सर इसका मतलब क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लिखिए मेरे फॉर एग्जाम्पल। ये हेडिंग आपका हो गया बच्चे इस टॉपिक का, और इसको समझते हैं। पहले ना मैं प्रैक्टिकली सारी बातें सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको थ्योरी में भी इन बातों को पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। इसका मतलब क्या मैं बताऊं, लिखो मेरे साथ यहां पे। ऑन 1 जुलाई 2021 कहता है कि एक्स लिमिटेड issued 12% debentures of rupees 5 lakhs। 5 lakhs के डिवेंचर्स आपने इशू किया। कॉमा दे दीजिए यहाँ पे। redeemable at par after कहता है कि आपका 1 ईयर, मान लो 1 साल के बाद ही इनका रिडम्पशन होना है। 1 साल के बाद यानी कि 1 जुलाई तो 30 जून को इनका रिडम्पशन होना है। कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 12% डिवेंचर्स of rupees 3 lakhs आउट ऑफ प्रॉफिट। बहुत ध्यान से शब्दों को सुनना और इसको आउट ऑफ प्रॉफिट को कर लेना अंडरलाइन, ठीक है ना। कहता है कि मेक एंट्रीज, आपको यहाँ पे एंट्रीज पास करना है, ठीक है ना मेरे बच्चे। अभी तक जो हमने 2 केसेज पढ़ा उसमें क्या था, या तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल था तो हमने डीआरआर नहीं बनाया, सारा पैसा खूब सारा पड़ा था उसी में से निकाल दिया जी। दूसरा हमने क्या देखा कि आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट था तो हमने जितना रुपए का डिवेंचर हमें रिडीम करना है हमने उसके लिए डीआरआर क्रिएट किया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। 2 केसेज हमने देख लिया। पार्शियल आउट ऑफ कैपिटल, पार्शियल आउट ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि आप कुछ पैसा तो मतलब आप प्रॉफिट से निकाल के सेव करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, मतलब खूब सारे पैसे हैं, थोड़ा बहुत चलो सोचते हैं, थोड़ा नहीं सोचते हैं। समझ मेरी बात ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताएगा इस केस के अंदर में कि कितना पैसा आपको आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना है। जैसे कहता है कि 3 लाख रुपीज आपका, तो पता है मैं अब एंट्री क्या करूंगा सॉल्यूशन के अंदर में। आप लिखो ना 1 जुलाई 2021। यहाँ पे आप जल्दी से पहले इशू वाली एंट्री करो, मैं उसमें बोर हो जाता हूँ बट एनीवे करना तो पड़ेगा, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर आपने नहीं किया था तो हमने भी एग्जाम में नहीं किया था। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर एक बात बताओ, पूछो ना, पूछो जरा।
सर आपने यहाँ पे परसेंटेज तो लिखा नहीं, फिर से बदमाशी। अरे कितने गंदे इंसान हो, लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, आप लिखो ना जितना लिखना है। मुझे लगा कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछोगे आप। तो ये 5 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हो गया, 5 लाख रुपए आपका फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आपका 12% डिवेंचर्स अकाउंट, 12% डिवेंचर्स अकाउंट। तो मुझे बताओ जरा ये एंट्री कितने से होगी, नो डाउट कि 5 लाख रुपीज से, है ना। तो ये हमने काम कर दिया मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो जरा साल का एंड, मतलब ऐसे तो अगर मैं आपको बताऊं जो अभी तक हमने सीखा है कि 1 जुलाई 2021 तो ईयर एंडिंग, ये आपका रिडीम कब होगा, 30 जून 2022, है ना, एक साल के बाद होता ना। 1 जनवरी से शुरू करते तो 31 दिसंबर साल का एंड होता है, 1 जुलाई से तो 30 जून आपका होगा, एक साल का पीरियड। और मान लो यहाँ पे ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च 2021, दिस इज ईयर एंडिंग आपका। मुझे क्वेश्चन में बताओ कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, यस सर, कितना, 3 लाख। इसका मतलब कि हमें एक एंट्री में DRR बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार DRR 5 लाख के बजाय हमें कितने से बनाना होगा, जितने क्वेश्चन ने कहा कि हमें आउट ऑफ प्रॉफिट करना, मतलब 3 लाख का DRR बनेगा, 3 लाख का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये DRR जो 3 लाख का होगा, ये हम किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड। बट सवाल उठता कि ये एंट्री कब हो, ये एंट्री मैं कब करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिडम्पशन डेट के पहले कभी भी कर सकते हो, किसी भी डेट पे कोई मार्क्स नहीं कटना, गारंटी के साथ बता रहा हूं, किसी भी डेट पे कीजिए, आपकी मर्जी है, कोई एजम्पशन भी नहीं लिखना। आपको जो डेट है उस पर एंट्री कर सकते हैं कि भैया हमने एंट्री कर दी, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं ऐसे ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सजेशन मतलब कि आप इसको ये मत बोलना कि कर को स्कूल में जाकर झगड़ा कर दो कि नहीं सर हम हमेशा इसी डेट पे करेंगे, कभी भी कर सकते हो, बोलते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जनरली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री पास करता हूँ, क्योंकि यहीं पे हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो सारा सोचना यहीं पे होता है, तो हम यहीं पे काम कर देते हैं। ऐसे आप एंट्री अगर आप यहाँ करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पता क्यों, जो प्रॉफिट लॉस में पैसा था वो यहाँ पे बैलेंस शीट में पड़ा होगा, और हमें एंट्री यहाँ कर दिया तो प्रॉफिट कम के DRR बढ़ा दिया। मतलब कभी भी कर सकते हो, बट मैंने बस बोला ना कि बस ये 31 मार्च 2000 आपका जो 21 को एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी दिन उसका एप्रोप्रिएशन कर दूं। अगर मैं यहाँ करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुन लो मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था। अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना के सब कुछ क्लोज कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में आपने पढ़ा होगा, सब कुछ लिख दिया, तो जो बैलेंस यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बच गया होगा उसी से हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दिया होगा। तो ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया, 31 मार्च को दिखा दिया, और फिर मेरे बच्चे आपका डेट आ गया 30 जून 2022, द डेट ऑफ रिडम्पशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, कोई इन्वेस्टमेंट की तो बात थी नहीं कि किया हो या बेचना है, कुछ नहीं। डिवेंचर आपका 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड एंड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बताइए ये एंट्री आपका कितने से होने वाला है, तो ये एंट्री आपका 3 लाख रुपए से, 3 लाख रुपए से हमने ये एंट्री पास किया। और अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, तो आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और 3 लाख रुपए से ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो आपका डिवेंचर होल्डर एंड टू बैंक ये क्लियर हो चुका आपका। 30 जून तक की हमने एंट्री कंप्लीट कर दी मेरे बच्चे। नाउ क्योंकि डिवेंचर्स रिडीम हो गए एंड वी डू नॉट नीड नाउ दिस नेम दैट इज कॉल्ड DRR, तो व्हाट विल डू, DRR विल बी डेबिटेड, इसको हटा देंगे, DRR अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड दिस DRR विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, है ना। जितने का हमने बनाया था तो 3 लाख। मतलब जब आप 100% का DRR आप नहीं बनाते, अगर DRR आपका 100% से कम का बन रहा है यहाँ पे जैसे आपने देखा, तो हम कहते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्शियली आउट ऑफ कैपिटल, पार्शियली आउट ऑफ प्रॉफिट का है। समझे मेरी बात ना, आप इसकी कॉपी कर लीजिए, कुछ भी इस पे ज्यादा बताने ना बताने को नहीं है। अगर यहाँ भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता तो क्वेश्चन बोलता, जितना बोलता हूँ उससे इन्वेस्टमेंट करते, वो कहता 3 लाख से करो, 3 लाख से कर देता, 2 लाख से करो, 2 लाख से, जितने से, जरूरी नहीं कि हम सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे।
DLR का पैसा हम बोलते हैं नहीं जी हमें 2 लाख इन्वेस्ट करना, तो 2 लाख से एंट्री पास करेंगे, आपको क्वेश्चन बोलेगा, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है। तो प्लीज कॉपी करें आप यहाँ पे। सर हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। तो मैं सोचता हूँ कि आज की क्लास भी हमारी खत्म हो गई। कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको बताना था वो काम पूरा हो गया। लेकिन मजे की बात सुनना, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टॉपिक से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आएगा क्या, अगली क्लास में डिस्कशन होगा, वो आपका हेलमेट के साथ, वो हेलमेट वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तो सर ऐसा आपने क्यों बोल दिया, तीनों क्लास हमारी बर्बाद हो गई? नहीं बदमाश, जो सीखा इसी का एप्लीकेशन में आपको लॉ के मुताबिक अब अगली क्लास में दिखाऊंगा, और अगली क्लास आप इंजॉय करेंगे। बाकी बच्चे अगली क्लास में अपना सर पता नहीं किस किस से फोड़ लेते हैं, बट आपको नौबत नहीं आएगी। आप उनका देखना सर कैसे कैसे फूटा है और आप उसको एंजॉय करना। मतलब समझ के मेरी बात ना। आप सबको बाय बाय टाटा। अभी बुक से कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, बुक से कुछ पढ़ना भी नहीं है, किसी दोस्त से कुछ बात भी नहीं करना है, बस मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है और उनको जाके बोलना है कि हमारे सर ने बोला था कि आप जिस तरीके से हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, हम भी दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी जो नीड्स है, अपनी जो इच्छा है, एक्चुअली वो आप उनके बारे में मत बोलना। अगर आप अपने सपने पूरा करते हो, आप पढ़ाई करते हो ज्यादा, तो उनके सपने पूरे नहीं होंगे, वो आपके सपने हैं। जरा सोचो क्या चीज है, वो मर रहे हैं किसके लिए? आपके सपने के लिए। आपको किसके लिए मरना, मतलब मेहनत किसके लिए करना है? अपने सपने के लिए करना है। तो जब आपके मम्मी पापा आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाओ ना, 2 घंटे को 4 घंटे करो ना। अरे पढ़ाई करना है, एंजॉय करना है, नॉलेज गेन करना, और कुछ ज्यादा थोड़े बोल रहा हूँ। जितनी मस्ती करना है करो, जितना खेलना है खेलो, जो करना करो, लेकिन पढ़ाई आप करो, सपने पूरा करो, बस यही बोलना चाहता हूँ। और हाँ, अगर ये पढ़ाई पूरी नहीं हुई ना, अगर आपके नाम के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स का आपका टैग नहीं लगा, तो जिंदगी व्यर्थ है मेरे बच्चे। कॉमर्स में आना व्यर्थ है, सपने देखना व्यर्थ है, दुनिया को दिखाऊंगा ये करना सोचना भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए पढ़ो आप। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm funded. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।